चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए चैप्टर नंबर 5 प्रोस्पेक्टस का अगला काम। 3 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके थे, अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भाई ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर, ऑफर और इनविटेशन टू द पब्लिक, ये क्या चीज है। ठीक है जी, तो ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक क्या चीज है। ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक के पास जो इनविटेशन जाता है वो क्या है, पब्लिक कौन है, सवाल ये है। तो भाई ऐसा है, पब्लिक के किसी भी सेक्शन को, क्या कहा मैंने, पब्लिक के किसी भी सेक्शन को अगर आपने अपनी ऑफर यानी अपना इनवाइट कर दिया उन्हें, तो ये कहलाएगी क्या, ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक, यानी ऑफर टू पब्लिक या इनविटेशन टू पब्लिक। तो कौन सी ऐसी चीज है जो ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं विच इज नॉट ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक। 2 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। क्या ये बात समझ में आई। तो पहला जो हिस्सा हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक कहलाती है। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहली बात, इनविटेशन टू एनी सेक्शन, एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक, ये कहलाएगा क्या मेरे भाई, ये कहलाएगा ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक। यानी पब्लिक से ही उठकर आपके पास कौन आ गए, आप ही के मेंबर्स आ गए, आप ही के डिबेंचर होल्डर्स आ गए, है तो वो भी पब्लिक में। तो भैया जब आपने नया इश्यू किया कोई, आप ही के मेंबर्स ने दोबारा अप्लाई कर दिया या आप ही के डिबेंचर होल्डर्स ने अप्लाई कर दिया, तो भैया वो पब्लिक का पार्ट है। क्या कहलाएगा, इनविटेशन टू पब्लिक। मान लो जो पर्सन प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कंपनी हमेशा खुद इशू नहीं करती, कई ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं, कई ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो ये सारे के सारे काम करते हैं। उनके अगर क्लाइंट्स आ जाएं, क्लाइंट्स ऑफ पर्सन्स इशूइंग प्रोस्पेक्टस, ये लोग आपकी हेल्प करते हैं मार्केट में प्रोस्पेक्टस ले जाकर आपके लिए शेयर इशू करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर उन लोगों के क्लाइंट्स आ रहे हैं भैया, वो भी पब्लिक ही हैं। सो क्लाइंट्स ऑफ पर्सन्स इशूइंग प्रोस्पेक्टस, तो भैया जहां से मर्जी आ जाएं लोग, और इन एनी अदर मैनर, ठीक है, कहीं से भी आए, पर्सन्स केम इन एनी अदर मैनर, पब्लिक के सेक्शन के कहीं से भी लोग आ गए, हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, इससे पहले हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, ये कहीं से भी लोग उठ के आए भैया, किसी भी सेक्शन से, ठीक है कि नहीं। एनी सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक, हमारा दिया गया इनविटेशन इन्हें कहलाएगा क्या, इनविटेशन टू पब्लिक। अब कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर इन्हें हम इनविटेशन टू पब्लिक नहीं कहते, सवाल ये है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है भाई हमारा। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, आइए देखें। पहला हिस्सा, कोई भी इशू, कोई भी इनविटेशन जब हमने किया और वो इनविटेशन भाई
इशू करने वालों का डोमेस्टिक कंसर्न है। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या वर्ड्स कहे? जो पर्सन्स ऑफर यानी ये इनविटेशन दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ऑफर्स, इन लोगों का डोमेस्टिक कंसर्न है वो। डोमेस्टिक कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि उनके घर की बात। घर की बात का मतलब क्या हो गया? यानी उनके फ्रेंड्स आ गए या रिलेटिव्स आ गए। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में होता है, तो भैया प्राइवेट कंपनी में तो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है कि नहीं? इन्हीं को ही तो आप इशू करते हो, तो वो कहलाता क्या है? वो डोमेस्टिक कंसर्न कहलाता है। तो भैया उन्होंने अपनी जान पहचान के लोगों को, अपने नियर एंड डियर को शेयर इशू कर दिए, तो किस बात का इनविटेशन टू पब्लिक? ये तो उनकी प्राइवेट कंसर्न हो गया, डोमेस्टिक कंसर्न हो गया। तो ऐसे केसेस में जहां डोमेस्टिक कंसर्न आ जाए, किसका? ऑफ पर्सन्स। ये जो वर्ड्स आया फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये किसके लिए आया है? डोमेस्टिक कंसर्न के लिए आया। डोमेस्टिक कंसर्न का मतलब शेयर्स इनविटेशन गिवन टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ पर्सन्स गिविंग और रिसीविंग इनविटेशन ऑफर्स, गिविंग और रिसीविंग ऑफर्स और इनविटेशन तो हम इनको दे रहे हैं, ऑफर्स वहां से आएंगी। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है या अपने जान पहचान के लोगों को आपने दे दिया भाई। लेकिन हां, एक बात तय है कि 50 से ज्यादा लोगों को अगर आपने ये इशू किया, तो फिर हम इसे क्या नहीं मानने वाले? तो हम इसे इनविटेशन टू पब्लिक टू डोमेस्टिक कंसर्न नहीं मानने वाले। यानी उसे मान क्या लिया जाएगा? ऑफर टू पब्लिक, इनविटेशन टू पब्लिक। कब? इफ इट इज गिवन टू मोर देन 50 पर्सन्स। क्या ये बात समझ आई? हालांकि प्राइवेट कंपनी के नंबर को बढ़ा दिया गया, बट ऑफर, अब ये तो मैंने आपको नंबर बताया इकट्ठा ऑफर देने का। अब ऐसे भी होते हैं, धीरे धीरे भी तो शेयर्स इशू करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स तो अब 50 से ज्यादा हो सकते हैं, पहले 50 हुआ करते थे मैक्सिमम। तो यहां पर एक बार की ऑफर की बात है। तो डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ पर्सन्स, ऐसे लोगों को अगर आपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को दिया, तो ये पब्लिक ऑफर नहीं कहलाएगा। या फिर आपने, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं, उसमें ना, प्राइवेट प्लेसमेंट को छोड़ो, जैसे बात करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप की। मान लो आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप को देखा और उस ग्रुप को बोल दिया कि हम आप ही को ये ऑफर दे रहे हैं, ठीक है जी। इस ग्रुप के अलावा और कोई इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके हमें ऑफर्स नहीं दे सकता। यानी इनवाइट किया कि भाई आओ शेयर्स खरीदो, तो आप उसके लिए आ नहीं सकते। इन स्पेसिफिक ग्रुप के अलावा लोगों की बात कर रहा हूं। दोबारा लाइन बोलता हूं मैं, इस स्पेसिफिक ग्रुप में जितने भी पर्सन्स हैं, इनके अलावा कोई और इन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकता। और हमने इनवाइट भी किनको किया है? केवल इस स्पेसिफिक ग्रुप को। इज दैट क्लियर? तो अगर इस स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के अलावा भी कोई लोग आ गए, तब तो मैं उनसे इनविटेशन टू पब्लिक मान लूंगा। अगर वो इसी स्पेसिफिक ग्रुप से जुड़े हुए रहे, तो मैं उन्हें क्या मानूंगा? कि वो भैया एक प्राइवेट लोगों को, गिने चुने लोगों को हमने इनवाइट किया है, वो इनविटेशन टू पब्लिक नहीं है। इज दैट क्लियर? तो डोमेस्टिक कंसर्न इन लोगों का या स्पेसिफिक ग्रुप है, बट ध्यान क्या रखना है कि 50 और मोर अगर हो गए ये नंबर, इस स्पेसिफिक ग्रुप के अलावा भी कोई आ गया और ज्यादा लोग आ गए जिनको हमने इनवाइट नहीं किया, या स्पेसिफिक ग्रुप के और लोग आ रहे हैं, तो पब्लिक बन गया। स्पेसिफिक ग्रुप वाले आए तो ये प्राइवेट रहेगा, राइट? ऐसे केस में पब्लिक को इनविटेशन नहीं कहलाएगा। बट मैं फिर बता दूं, इफ दिस इनविटेशन इज मेड टू 50 और मोर पर्सन्स, तो हम इसे क्या मान लेंगे?
इनविटेशन टू पब्लिक मान लेंगे। यानी ये क्या बन गई, इन दोनों पॉइंट्स की एक एक्सेप्शन बन गई। ठीक है, तो ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक की एक कहानी समझ लीजिए अच्छी तरह। अदर देन दिस ग्रुप लोगों को हमने अगर अलाउ कर दिया तो समझ लीजिएगा वो क्या बन जाएगा, इनविटेशन टू पब्लिक बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई। ठीक है जी। तो इसकी जब आप रीडिंग करेंगे ना, तो रीडिंग करते वक्त आपको कुछ बातें नजर आएंगी कि जो ये खासकर सेकंड वाला पॉइंट है, मैं इसकी रीडिंग आपको करके बता देता हूं। तो अमाउंट, अब ये क्या है, व्हाट डज नॉट अमाउंट टू ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक। सो ये क्या है, व्हाट डज नॉट अमाउंट टू, व्हाट अमाउंट्स टू। तो मैं लिख देता हूं, व्हाट अमाउंट्स टू पब्लिक ऑफर, तो यस हो गया। और ये क्या है, व्हाट डज नॉट अमाउंट टू पब्लिक इनविटेशन टू पब्लिक। ठीक है जी। अब जिस मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रुप वाले की, तो इसको ध्यान से देखना है। लिखा है ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक डज नॉट इंक्लूड, यानी ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक डज नॉट इंक्लूड, ये तो डज नॉट इंक्लूड की बात है, इसमें हम इनविटेशन टू पब्लिक नहीं कहते, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। एनी ऑफर और इनविटेशन, ब्रैकेट में डाल दो इसे भी। इफ इट इज नॉट कैलकुलेटेड टू रिजल्ट, कैलकुलेटेड यानी मेड टू, ठीक है, यहां पर क्या है, मेड टू यानी प्लान टू, यहां मतलब उसका ये है, रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द शेयर्स और डिवेंचर बिकमिंग अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन टू पर्सन अदर देन दोज रिसीविंग दी ऑफर और इनविटेशन। तो हमने इस स्पेसिफिक ग्रुप को ही क्या दिया, ऑफर और इनविटेशन। इस ग्रुप के अलावा अगर कोई आएगा तो मैं मान लूंगा पब्लिक को दिया, लेकिन हमने इस ग्रुप के अलावा तो किसी और को अलाउ किया ही नहीं, इसीलिए ये इट डज नॉट अमाउंट टू इनविटेशन टू पब्लिक। बस इसमें यही लिखा, बस ये वाला ध्यान रखिएगा 50 और मोर लोगों का। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे क्या मानने वाले हैं, ऐसे पर्टिकुलर केस में हम उसे मान लेंगे कि ये इनविटेशन टू पब्लिक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहीं खत्म होता है। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद करेंगे।
चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और वो है क्वेश्चन नंबर 5 कि किन किन केसेस में हमें प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही आसान काम है कि भाई कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, और बड़े आसान से हैं, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन prospectus is not required to be issued. सबसे पहले बताओ, अगर मैं कोई ऑफर पब्लिक को दे ही नहीं रहा, पब्लिक को मैं कोई ऑफर ही नहीं दे रहा, तो क्या मुझे प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। When no offer is made to public, भाई पब्लिक को कोई ऑफर ही नहीं दी मैंने, या प्राइवेट कंपनी को क्या पब्लिक को बुलाने की जरूरत है? नेचर ही नहीं है भाई उसका, यानी प्राइवेट कंपनी को यह काम करने की जरूरत नहीं है। फिर कंपनी जब अपने राइट इशू वगैरह करती है, अपने ही मेंबर्स को दोबारा शेयर इशू करती है, जरा मुझे बताइए, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर को वैसी ही सिक्योरिटीज देती है, तो क्या उसे यह काम करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स, तो भैया इन दोनों ही केसेस में से काम करने की जरूरत नहीं है। या फिर कभी रीइश्यू आपने देखा होगा, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, यानी वो सेम टाइप के सिक्योरिटीज जो आपने पहले इशू की थी, वही आइडेंटिकल सिक्योरिटीज आपने किसी और को इशू कर दी, करते हैं ना रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तो उसमें क्या ये काम करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। या फिर कभी आपके ये स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर जब आप ट्रेड करते हो, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते वक्त क्या आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है? लिस्टेड सिक्योरिटीज है, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, उनको ट्रेड करते वक्त, उनको बेचते वक्त, मान लो बहुत सारे शेयर्स हैं आपके, तो भाई स्टॉक एक्सचेंज में बेच दो। किस बात की प्रॉस्पेक्टस को इश्यू करने की रिक्वायरमेंट? कोई भी नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें थोड़ी सी नंबरिंग मैंने चेंज करा दी है, तो इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, वो मैंने यहां पॉइंट नंबर 4 में लिख दिया है। ठीक है, तो प्रीवियसली इशूड को आपने दोबारा री इश्यू कर दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये रहा, पॉइंट नंबर 3 ये रहा, पॉइंट नंबर 4 ये रहा। तो बस नंबरिंग मैंने चेंज कर दी है, बाकी बुक्स में से पढ़ेंगे आप, नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको वो सेम नजर आएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसे जल्दी से।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन किया जाए और अब हम पहुंचने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस की ओर। देखो दोस्तों, प्रोस्पेक्टस में इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम करेंगे वो बातें भी कि कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है उसमें, बहुत ज्यादा। क्योंकि प्रोस्पेक्टस में लिखी गई बातों के बेसिस पर ही इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला है। अब इन्वेस्टर को अगर हमने कोई बातें न बताई या छुपा ली या झूठ बताई, जरा सोचिए क्या उसके साथ धोखा होगा या नहीं। तो भैया इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के हमें वो सारे रास्ते अपनाने होते हैं जिससे कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन हो और कंपनी उसका नुकसान ना कर पाए। तो भैया प्रोस्पेक्टस में इतनी बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं, कंपनी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आती है कि कंपनी कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के ऑफिसर्स कौन हैं, कंपनी के अंडर राइटर्स कौन हैं, कंपनी के लीड मैनेजर्स कौन हैं, बैंकर्स कौन हैं, कंपनी के पुराने सालों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो चाहिए, P&L बैलेंस शीट ये सब चाहिए, कंपनी के आने वाले ऑब्जेक्टिव चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं, कितना पैसा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, कहां कहां पैसा लगाया जाएगा, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही, और बहुत सारी बातें। जैसे कि मान लो कि एक नई कंपनी शुरू हो रही है और वो मोटर व्हीकल्स बनाती है। उसने देखा भाई कार टाटा ने नैनो बना ली, हम उससे भी सस्ती गाड़ी और बढ़िया गाड़ी बनाएंगे। तो अब उन्हें चाहिए पैसा। तो बताइए जरा, उन्हें कितनी सारी और चीजें इंफॉर्मेशन लिखकर देनी पड़ेगी। लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं वो कि भैया हम आपको इतनी बढ़िया गाड़ी बना के देंगे, ये मार्केट में बहुत बिकेगी, टाटा नैनो से भी सस्ती गाड़ी और उससे पावरफुल गाड़ी, नानी बनाएंगे हम। तो अब कौन विश्वास करेगा भाई? जब टाटा बनने वाली थी तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया था यार कि आज तक की सबसे सस्ती गाड़ी, और वो बनी थी मारुति 800, ये उससे भी छोटे इंजन की गाड़ी है, क्या चल पाएगी? क्या 4 लोगों को ले जा पाएगी? क्या एसी वैसी काम करेगा भाई? तो लोगों के दिमाग में कई सवाल थे, उनके आंसर्स टेक्निकल पर्संस ने दिए। तो आपको भैया टेक्निकल लोगों का पूरा जायजा जो उन्होंने लिया, पूरी जो रिपोर्ट्स बनाई वो भी डालनी है। यानी अगर एक पूरा प्रोस्पेक्टस जिसमें एक एक डिटेल लिखी हो इन्वेस्टर के लिए उसे बनाने चलें तो भैया इतना मोटा प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। तो भाई उसको पढ़ के भाई क्या क्या करेंगे। और हर कोई इतनी डिटेल्स में जाना नहीं चाहते, लेकिन जाना भी चाहिए। तो कंपनी को तो अपना काम पूरा करना पड़ेगा ना, लॉ के हिसाब से उसे तो मोटा प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, जितनी चीजें चाहिए वो सब देनी पड़ेंगी। लेकिन सवाल यह आता है कि इस डिटेल को बना बना के हर एक इन्वेस्टर को इतनी मोटी मोटी किताब देंगे तो भैया कंपनी का खर्चा ही बढ़ जाएगा। तो वो प्रोस्पेक्टस बना के अपने पास रख लिया, लोगों को पूरी मोटी किताब नहीं थी, जो मेन चीजें थी ना, जो प्रोस्पेक्टस की मेन चीजें हैं वो सारी चीजें निकाली और उसका एक मेमोरेंडम बना लिया और लोगों को, इन्वेस्टर्स को दे दिया, भेज दिया कि लो जी लो, ये मेमोरेंडम है। प्रोस्पेक्टस के जो मेजर फीचर्स हैं, सेबी ने जो बताए हुए हैं, वो सारे मेजर फीचर्स हमने इसमें डाल दिए हैं। क्या किया? एक मेमोरेंडम बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया और इसमें जितने भी सेलिएंट फीचर्स हैं ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो सारे के सारे एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, वो सब हमने इसमें डाल दिए हैं। और इन्वेस्टर को हम ये इशू करेंगे। ठीक है जी, मेमोरेंडम का मतलब हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है।
इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें हम डिटेल्स डाल रहे हैं, किसकी? प्रोस्पेक्टस से जुड़ी डिटेल्स। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है। तो मेमोरेंडम की बात यहां पर अगर मतलब की जाए तो एक तरह से मेमोज बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ये वो है। एक बुकलेट बना दी, हमने इसको नाम दिया मेमोरेंडम। तो भाई इसमें मेजर डिटेल्स हैं, अब्रिज कर दिया। इतने मोटे प्रोस्पेक्टस की जगह, इतने हेफ्टी प्रोस्पेक्टस की जगह उसकी मोटाई कम कर दी, मेजर चीजें जरूर दे दी जो कि चाहिए थी। इसीलिए इस प्रोस्पेक्टस का नाम रखा गया अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। यानी फुल डिटेल्स नहीं है इसमें, फुल डिटेल्स नहीं है। इट डज नॉट कंटेन फुल डिटेल्स। एक एक डिटेल अगर आप कहोगे कि मुझे चाहिए, तो इस अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में वो फुल डिटेल्स नहीं है, क्योंकि भाई वो हर एक को चाहिए भी नहीं। बनाकर कंपनी ने रखा है, जो मांगेगा उसको जरूर देंगे। जो मांगेगा कि भैया मुझे फुल प्रोस्पेक्टस चाहिए, उसे देंगे जरूर, बट आपके मांगने पर। काम चलाने के लिए जो मेजर चीजें देखी जानी चाहिए, जिसके बेसिस पर एक अच्छा अंदाजा हो जाता है, उसी प्रोस्पेक्टस में निकाल के एक मेमोरेंडम बनाया और मेजर चीजें डाल दी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस यहां पर हमने डाल दिए और इसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया। इस एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर होगा, ठीक है जी, फॉर्म नंबर लिखा होगा। वही सेम अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पर नजर आएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आप कंपनी में जमा करा दीजिए, ये आपकी ऑफर बन गई। एप्लीकेशन फॉर्म है ये। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इतने मोटे हेफ्टी प्रोस्पेक्टस का एक छोटा सब्स्टिट्यूट बना, जिसमें सारी की सारी मेजॉरिटी ऑफ डिटेल्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस सारे हैं, जिसके बेसिस पर डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है ना। अब अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में यह सब आ गया। प्रोस्पेक्टस की डिमांड करेगा, मैंने बताया ना, तो वो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस, मोटे वाला प्रोस्पेक्टस वो भी दे देंगे, कोई रोक टोक नहीं है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया हमने, किसके लिए? फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, भर के भेजो, ये इसके साथ है। ठीक है जी। तो इस प्रोस्पेक्टस ने समस्या का समाधान किया कि भाई वो जो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट थी, वो इसने हेफ्टी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा घटा दिया। तो अगर आप कहें, क्या हर बार जब भी कंपनी इशू करेगी, अपने शेयर्स को ऑफर करेगी, इनवाइट करेगी लोगों को, तो क्या हर बार अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है? मैं कहूंगा यस, बट देयर आर 2 केसेस जहां पर इसे इशू करने की जरूरत नहीं है। यानी हर बार इशू तो करना है, जब भी आप ऑफर कर रहे हैं, अपने शेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, बट 2 ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको ये अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस नॉट रिक्वायर्ड टू बी issued in 2 cases. दो केसेस में आपको यह काम करने की जरूरत नहीं है, और वो नंबर 1 है, जब आप अंडर राइटर्स को शेयर इश्यू करें, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, जब आप ये शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। दूसरा, जब आप शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं मान लो, तब, यानी व्हेन शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक, इन दोनों केसेस में आपको अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई?
तो ये है दोस्तों हमारे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की कहानी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 उसका क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 1 हमें इस डेफिनेशन के बारे में बताता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कहां लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में। बाकी डिटेल्स जो आपको पता लग रही हैं सारी की सारी, इसमें जो डिटेल्स हैं वो सेक्शन 33 अप्लाई होता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये भी कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखिएगा, फुल प्रॉस्पेक्टस इज अवेलेबल ऑन डिमांड, ये मैंने बात बताई थी ना, लिख देते हैं। फुल प्रॉस्पेक्टस कैन बी availed from company on demand by investor। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो दोस्तों नोट कर लीजिए, यह है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की कहानी। फिर चलेंगे आगे।
चलिए जी दोस्तों आगे। तो ये था वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस के अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं। अब्रिज्ड का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये एक बड़ा रास्ता अब्रिज कर देता है। मोटे प्रोस्पेक्टस की जगह, फुल डिटेल्स की जगह, ये अपनी लिमिटेड डिटेल से भी उस गैप को फिल कर देता है। इन्वेस्टर को बता देता है भैया कि ये तुम्हारे लिए डिटेल जो है मोर देन सफिशिएंट है। और डिटेल चाहिए तो जा करके भैया कंपनी में अप्लाई कर दो, तुम्हें फुल प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, हमने अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस? वो क्या है और उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? व्हाट शुड वी इंक्लूड इन दैट एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस? अब ये ध्यान रखिएगा यहां पर कि यहां पर हमने डिटेल्स देनी है। प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हैं जी, प्रोस्पेक्टस इस दिन से मिल जाएगा आपको, यहां मिल जाएगा। तो उस एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस में तो बहुत डिटेल होती है। एडवर्टाइजमेंट अगर की जाएगी कि यहां यहां ये चीज अवेलेबल है, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। नाम कंपनी का और एड्रेस तो देखो होता ही है। मेमोरेंडम की और बातें कौन सी थी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा और क्या था? वो भी रिक्वायरमेंट इसमें है कि भैया उसमें मेमोरेंडम की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मेमोरेंडम से जुड़ी हुई उनकी इंफॉर्मेशन दे दो। मेमोरेंडम की इन्फो ये आप याद रखो। जैसे कि ऑब्जेक्ट बता दो भाई कंपनी का। दूसरा, कंपनी के लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स को एक्सप्लेन कर दो, जैसे कि लायबिलिटी क्लॉज में होता है। तीसरा, कंपनी की कैपिटल के बारे में बता दो और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दो। अब कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है भैया कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है। शेयर कैपिटल की बात हो रही है यहां पर। किसकी बात हो रही है? शेयर कैपिटल की। मैं लिख देता हूं शेयर कैपिटल कितनी है। लेकिन कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं आती, डेट कैपिटल भी आती है। तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर को भी आप बताओ उसमें। और कंपनी के जितने भी सिग्नेटरीज हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनके नाम, इनके सिग्नेचर होते हैं जहां पर। तो नाम वगैरह के साथ साथ भैया जितने जितने शेयर्स इन लोगों ने लिए हुए हैं उसके नंबर ऑफ शेयर्स टेकन, ये भी डिटेल आपको वहां पर देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन 30 में लिखा हुआ है सभी है। सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्वेश्चन नंबर हमारा ही है ये 7। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
चलें जी आगे। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं पहले पढ़ते हैं जी शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कभी सुना है शेल्फ लाइफ? शेल्फ लाइफ जैसे कि न्यूज़पेपर की शेल्फ लाइफ क्या होती है? एक दिन। मैगजीन जो मंथली मैगजीन है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? 1 महीना। यानी किस पीरियड में वो बिकेगी, किस पीरियड के लिए वो यूजफुल है, राइट? तो वैसे ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस यानी प्रोस्पेक्टस कितने वक्त के लिए यूजफुल है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस चीज क्या है, यानी इसकी कोई ना कोई तो लाइफ होगी। जरा सोचिए, मान लो किसी ने लोन लेना है, बैंकों के पास जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, और पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं भाई, इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं इनके बैंक्स भी हैं। आईडीबीआई एक, आईसीआईसीआई एक, बड़ा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने अपना बैंक भी खोला हुआ है, राइट? तो 2 अलग अलग बातें हैं। तो भाई इनका काम क्या है? दूसरे लोगों को लोन्स देना। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनका काम ही क्या है? दूसरे लोगों को लोन देना। जरा सोचिए कि ये भी तो कंपनीज ही हैं, बोलो हाँ या ना? ये भी तो बॉडी कॉर्पोरेट ही है, कंपनीज के रूप में काम कर रहे हैं। ये भी तो अपने शेयर्स इश्यू करते हैं। बताइए क्या पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स मार्केट में आते हैं कि नहीं आते? जाहिर सी बात है आते हैं। एसबीआई के शेयर्स आते हैं, यानी बैंक्स के तो शेयर आते ही रहते हैं और मार्केट में परचेज भी कर सकते हैं। यानी मैं उन सभी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंसिंग। मैं किन की बात कर रहा हूं? वो शेड्यूल्ड बैंक, वो भी लिख देते हैं, शेड्यूल्ड बैंक whose main objective is financing। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है भाई, कौन कौन से वो लोग होंगे, इन सब को स्पेसिफाई कौन करेगा? सेबी स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइड बाय सेबी। किस चीज के लिए स्पेसिफाई करेगा? अभी बताता हूं कि ये लोग जब अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आएंगे तो क्या होगा। अब पता लगा जी, इन्होंने कहा जी देखो हमें तो बहुत बड़ा अमाउंट, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भाई हमें फाइनेंस के लिए चाहिए होते हैं, पब्लिक से हम रेज करना चाहते हैं वो फाइनेंस। अब आप कहते हो जी प्रोस्पेक्टस को जब हम इश्यू करते हैं तो उसकी एक लिमिट है, एक बार इश्यू किया प्रोस्पेक्टस, पैसे आ गए, काम खत्म हो गया भाई। ये तो है नहीं कि पूरे लगातार चलता ही रहेगा। बट प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी है वो तो थोड़ी सी है, एज स्पेसिफाइड इन लॉ। अब पता चला जी थोड़े ही समय में वो प्रोस्पेक्टस का काम हुआ, शेयर लॉट हुए, लेकिन जितना बड़ा फंड हमें चाहिए था वो तो आया ही नहीं। क्या किया जाए? अब वो जो बड़ा फंड चाहिए उसके लिए क्या तरीका अपनाए? वो कहते हैं भाई दोबारा से प्रोस्पेक्टस इश्यू कर लो। लॉ ने क्या कहा? दोबारा से प्रोस्पेक्टस इश्यू कर लो। लेकिन प्रोस्पेक्टस बनाने में तो तुम्हें मालूम है भाई कि कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हर बार नया बनाएंगे, हर बार नई इंफॉर्मेशन डालेंगे,
और अभी तो बनाया था, अभी 4 महीने गुजरे, शेयर कैपिटल इकट्ठा की, फिर अगले 4 महीने यही काम में लगे रहेंगे तो भाई बिजनेस कब करेंगे? तो उन्होंने कहा जी इतना बड़ा अमाउंट हमें चाहिए होता है जो कि एक बार पब्लिक से नहीं आता, उसमें वक्त लग जाता है। तो अगर मैं ये सारा का सारा पैसा मार्केट से रेज करना चाहता हूं तो ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज मनी इज रिक्वायर्ड। अब सवाल यह आता है कि इन लोगों का जो अमाउंट रिक्वायर्ड था, फंड रिक्वायर्ड था, वो एक बार में तो आया नहीं। बार बार ये कह रहे हैं भैया हम प्रोस्पेक्टस में ही लगे रहेंगे क्या? तो कोई तो तरीका निकालो जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। इन सब लोगों ने बोला कि हमें लार्ज फंड्स चाहिए। उन फंड्स को लाने के लिए प्रोस्पेक्टस हमें बार बार इशू करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? ये तो है नहीं कि एक बार प्रोस्पेक्टस इशू किया वो हर बार एप्लीकेबल रहेगा, हर बार नया प्रोस्पेक्टस लेके आना पड़ता है। और ये लार्ज फंड को रेज करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम तो लगता ही है भाई, मनी भी लगता है। एडवर्टाइजमेंट करने में मनी लगेगा कि नहीं? मनी स्पेंडिंग भी ज्यादा होती है फंड रेज करने में। तो जी इतना बड़ा अमाउंट जो लार्ज फंड हमारे हैं, ये हम कहां से रेज करें? क्या प्रोस्पेक्टस बार बार इशू करते रहें? हर नए इशू के लिए नया प्रोस्पेक्टस आप कह रहे हो? तो लॉ के पास ये इन्होंने अपनी गुहार लगाई और कहा जी हमारे लिए तो कोई तरीका निकालो। तो एक तरीका निकला और वो निकला शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। आपने कहा जी आपको इतने करोड़ों रुपए, इतने अरबों रुपए ये चाहिए, इतने 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसको लाने के लिए वक्त लगेगा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ऐसा तरीका निकाल देते हैं आपके लिए। तरीका यह निकाला कि भैया शेल्फ प्रोस्पेक्टस आप इशू कर दीजिए जिसकी शेल्फ लाइफ, बात की थी ना शेल्फ लाइफ की, 1 साल शेल्फ लाइफ होगी। यानी ये प्रोस्पेक्टस आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। वैलिडिटी क्या है इसकी? 1 ईयर, जिस दिन आपने पहली बार इशू किया, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इशू। तो उस फर्स्ट इशू से 1 साल की वैलिडिटी है आपकी। आप इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल 1 साल तक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 करोड़ रुपया रेज करना है मार्केट से। इन्होंने कहा ठीक है जी, पहला राउंड चलाया 1 जनवरी को, काम शुरू किया, करते करते पहले राउंड में 4,000 करोड़ रुपए आ गए। 4 महीने भी लग गए। अब सोचा भाई रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई, क्या किया जाए? चलो अगला राउंड चला दें। अब अगला राउंड शुरू हो गया तो क्या नया प्रोस्पेक्टस चाहिए? नो। सब्सिक्वेंट इशू अब आप करने वाले हैं। पहला तो हो गया, 4,000 करोड़ रुपए आपने रेज कर लिए 10 में से, फर्स्ट इशू में काम हो गया, ठीक है जी। अब जब सब्सिक्वेंट इशू आएगा तो आपकी समस्या का समाधान आपको हम दे देते हैं। इस सब्सिक्वेंट इशू में आपको क्या करना है? नो न्यू प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने 4 महीने में यह काम कर लिया। अभी तो भैया 1 साल में 4 महीने गए, 8 महीने अभी बाकी हैं। नो न्यू प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। क्या करो? जो पुराना प्रोस्पेक्टस है, यानी कौन सा प्रोस्पेक्टस? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक तो वो इशू कर दो और उसके साथ एक मेमोरेंडम लगा दो, यानी डिटेल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं, इंफॉर्मेशन का मेमोरेंडम, जिसमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूं इंफॉर्मेशन
मेमोरेंडम। यानी 4 महीने के दौरान कंपनी के क्या क्या चेंजेस आए। प्रोस्पेक्टस जब इशू किया था 4 महीने पहले, उस टाइम कोई और सिचुएशन थी। आज 4 महीने के बाद क्या सिचुएशन है, वो जो चेंजेस आए हैं वो इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिख दो। आपकी यही समस्या थी ना कि बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है, लार्ज फंड रेज करना है तो एक बार में नहीं आते। तो हमने तरीका निकाल दिया, लार्ज फंड लाने हैं तो भैया टिट्स एंड बिट्स में ले आओ, पार्ट्स में ले आओ, और प्रोस्पेक्टस दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भैया उस दौरान चेंज हुए 4 महीने में या 3 महीने में, जब भी आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट इशू से लेकर सब्सिक्वेंट इशू तक जितने भी चेंजेस आए, किसमें न्यू चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं। चार्ज का मतलब जानते हैं आप, फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज आया आप उसको एक्सप्लेन करिए भैया क्या क्या चेंज आ गए हैं, या अदर चेंजेस जो भी स्पेसिफाइड है। आप इन सभी चेंजेस की डिटेल एक काम करें, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ले आइए और इन दोनों को मिला करके शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो पहली बार इशू किया था वो, और तब से लेकर के आज जितने चेंजेस आए हैं, यानी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिला करके, यही आपका क्या कहलाएगा, न्यू प्रोस्पेक्टस। क्या ये बात समझ में आई? यही आपका क्या कहलाएगा, न्यू प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। यस, यानी अब जो आप अपना अगला इशू लेकर आ रहे हैं उसके लिए कोई दोबारा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई इतना प्रोस्पेक्टस बनाने में टाइम और पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पुराना ही प्रोस्पेक्टस चलेगा और जो अप्रूवल पहले लिए थे वही काम करेंगे। बस जो नया काम किया, जो चेंजेस आए, उनको बना करके साइन वाइन करवा के डायरेक्टर से अप्रूव करवा के वो ले आइए और पब्लिक में इशू कर डालिए शेयर्स। यानी अब आपने अगले राउंड के लिए एक और प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। तो मान लिया जाए इस केस में आपने अपना 6,000 करोड़ जो बचा हुआ था ये भी रेज कर लिया। 10,000 करोड़ आपने 2 राउंड में रेज कर लिया। 3 राउंड में कर लो भाई, 4 राउंड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट जितने मर्जी पार्ट्स बनाओ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपने काम करना है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का जो काम करना है, ये केवल कितने टाइम के लिए वैलिड है, उसकी वैलिडिटी दोस्तों हमारी कितनी है, 1 साल। सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें ये सारी कहानी आपको नजर आएगी। क्या ये बात समझ आई? आइए जरा पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया मैंने पहले, बजाय क्वेश्चन नंबर 8 के। कोई बात नहीं, आप इसे देख लीजिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय शेल्फ प्रोस्पेक्टस? सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कुछ बातें और मैंने एडिशनल बताई हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। ये क्यों कर रहे हैं, रीजनिंग बताइए मैंने आपको सारी। ये बुक मैंने लिखा आपकी, इसे आप नोट कर लीजिए रीजंस। सो लिखा है जी, मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस लिखा है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues, को underline करिए, over a certain time period without the issue of further prospectus। नया prospectus issue नहीं करना आपने, no new prospectus is required। आपने पुराने के साथ साथ बस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डालना है, वही आपका न्यू prospectus मान लिया जाएगा। तो भैया एप्लीकेबिलिटी किसकी तरफ है, आइए देखें। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 शैल अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो यही होते हैं, राइट, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। और सेबी ही क्या करता है, उनको स्पेसिफाई करता है, उन कंपनीज को। मैंने आपको डिटेल्स बता दी है कि वो क्या करता है। प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अंडर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, आइए देखें। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो भैया जब सेबी ने उन्हें स्पेसिफाई कर दिया, उन क्लासेस की बात हो रही है। एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज द सेबी मे प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ
may file a shelf prospectus with the registrar at the stage of first offer of securities. जब भी पहली बार प्रोस्पेक्टस आता है, सबसे पहले मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, लो जी आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या है, मंदिर है भैया, जो काम करेंगे मत्था टेकेंगे, पहले ही जाकर देना पड़ता है, लो जी हम ये इशू करने वाले हैं। वैलिडिटी की बात करते हैं, ये देखें, शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। इसमें साफ लिख दिया जाएगा कि भैया हमारी इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्या है और मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी है, 1 साल। आप उसे 6 महीने भी लिख सकते हैं अपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस में, 8 भी लिख सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर। तो पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी जब आपने पहली बार फर्स्ट ऑफर लेकर आए वहां से शुरू हो गया 1 साल। फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सच सिक्योरिटीज इशूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। सब्सिक्वेंट इशू के लिए कोई फर्दर न्यू प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब किसको कॉन्स्टिट्यूट करोगे, क्या चीज नई प्रोस्पेक्टस मानी जाएगी, वो मैंने लिख दिया है। सो एन अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो अपडेटेड है बिल्कुल चीजों के साथ, नई चीजों के साथ, फाइल एट द टाइम ऑफ एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इज विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दोनों को मिला करके कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोस्पेक्टस फॉर दैट इशू। तो इसका मतलब सेकेंड इशू के लिए, इस सब्सिक्वेंट इशू के लिए नया प्रोस्पेक्टस किसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, किसे माना जाएगा, इन दोनों के क्लब्ड डॉक्यूमेंट को। तो भैया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा होगा, ये देखें, अ कंपनी फाइलिंग अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड। चार्ज जानते हैं ना, लोन लेते हैं तो अपने एसेट को गिरवी रखना पड़ता है, उस पर चार्ज क्रिएट होता है, दिस इज व्हाट न्यू चार्जेस इज ऑल अबाउट। चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज हैव अकर्ड बिटवीन, कब, फर्स्ट ऑफर और सब्सिक्वेंट ऑफर में। सच अदर चेंजेस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड अदर मैटर्स। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी किसके पास जाएगा भाई, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, प्रायर टू इशू ऑफ दिस सब्सिक्वेंट इशू। इससे जाने से पहले दोनों उठा करके किसके पास लेके जाएंगे, मंदिर में, आरओसी के पास, वही लिखा है। उसके बाद इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, जितना टाइम रजिस्ट्रार ने हमें बताया उतने समय पहले, इस डेट से, सब्सिक्वेंट इशू से उतने टाइम पहले हम ये रजिस्ट्रार के पास लेकर जाएंगे। अब एक बात बड़ी समझने वाली है दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमने जब प्रोस्पेक्टस दिया, मार्केट में गया, लोगों ने हमारे पास शेयर्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं है, ठीक है ना, तो हमने लोगों से एप्लीकेशंस ले ली, पैसा भी आ गया। अब ऐसा हो जाता है कि उस दौरान फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस आ जाए, यानी मान लिया जाए प्रोसेस चल रहा है, 2 महीने हो गए, उस फाइनेंशियल पोजीशन को जो हमने उस वक्त बताया था इशू करते वक्त, फाइनेंशियल पोजीशन में इन 2 महीनों में कुछ चेंजेस आ गए। अब इस दौरान हमने अलॉटमेंट तो की नहीं। अब सवाल यह आता है कि लोगों ने अप्लाई किया था 2 महीने या मान लिया जाए 50 दिन, जितना भी टाइम पहले, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया था, मान लो सब्सिक्वेंट इशू किया, जब इशू किया था तो ये पोजीशन थी, अब उसके 1-1.5 महीने बाद पोजीशन बदल गई, अभी हमने अलॉट नहीं किए, एप्लीकेशन आ गई है। अब सवाल यह आता है कि इस पर्टिकुलर केस में अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, कुछ हम चेंजेस खुद करना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए, क्या उन चेंजेस को जबरदस्ती उन लोगों पर लाद दिया जाए जिन लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशन दी है? नहीं, लॉ कहता है भैया आज ही चेंजेस आए हैं और आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं इस चीजों में, फर्स्ट इशू या सेकंड इशू के बाद, प्रोस्पेक्टस देने के बाद, मगर अलॉटमेंट से पहले। एप्लीकेशन मनी आ चुका है, एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, तो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि भैया ये चेंज आ चुका है आज तक,
इस दौरान प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद और आज आपकी एप्लीकेशन आने के बाद हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं और ये डिटेल्स दे रहे हैं कि ये चेंजेस आए हैं। अगर तो ये चेंजेस आपको मंजूर है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे या देखेंगे भैया कितने अलॉट करने चाहिए। लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस देने से पहले, हमारे अलॉट करने से पहले हम आपको एक मौका दे रहे हैं, 15 दिन का वक्त दे रहे हैं। आज हमने आपको ये इंटीमेट कर दिया है कि अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि इन चेंजेस के साथ यू कैन लिव विद इट, ठीक है आपके लिए चेंजेस, तो बहुत अच्छी बात है। और आप इन शेयर्स को लेना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन चेंजेस के साथ नहीं रहना चाहते, आपको वो चेंजेस नामंजूर हैं, तो भैया 15 दिन में हम आपको एक मौका दे रहे हैं। आज से 15 दिन के अंदर अपनी ये एप्लीकेशन वापस ले लो। ऑफर वापस ले लोगे, रिवोक कर लोगे, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमने आपको मौका दिया है, चेंजेस आ गए हैं, अगर ये मंजूर है तो अच्छी बात है, नहीं मंजूर तो आप अपनी ऑफर को वापस ले लीजिए, अपनी एप्लीकेशन रिवोक कर लीजिए। कितना टाइम दिया जाएगा? 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर 15 दिन तक इन्वेस्टर ने कुछ नहीं कहा तो हम क्या मानेंगे कि उसे हमारे चेंजेस मंजूर हैं। इज दैट क्लियर? ये ऐसा ही मौका शेल्फ प्रोस्पेक्टस में भी दिया जाता है और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी दिया जाता है। जब मैंने पहले बताया ना आपको कि प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो बात थी वो आज हमारी यहां कवर हो गई। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आएगा। इन दोनों में ही इस तरह का इंटीमेशन दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा ये सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस का भी खत्म होता है। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर चलेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, नोट करिए प्लीज।